नमस्कार साथियों, एग्जाम दीदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और यह चैनल आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज लेकर आया है जो कि घटना चक्र बेस्ड होगा। और घटना चक्र के तहत जितने भी सब्जेक्ट है उन सभी सब्जेक्टों को और सभी आयामों को बहुत ही अच्छी तरीके से कवर करने का प्रयास किया जाएगा। जैसा कि आप तो जानते ही हैं कि घटना चक्र का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस है पीसीएस एग्जामिनेशन में, खासकर यूपी पीसीएस और बीपीएससी में। और आगामी यूपी पीसीएस की एग्जाम भी लगी हुई है जो कि 14 मई को है और बीपीएससी शायद 30 सितंबर को हो सके। तो कहना चाहूंगी यही कि इसी घटना चक्र को पढ़कर कोई 115 120 तक स्कोर करता है, किसी का सिलेक्शन बहुत 1-2 नंबर मतलब बहुत महज नंबरों से रुक जाती है। तो मेरा यही प्रयास रहेगा कि आप इस श्रृंखला को कंटिन्यू रखें और एक बहुत ही सुखद स्थिति में पहुंचे और प्रीलिम जरूर आप क्वालिफाई करें और मुख्य एग्जाम के लिए आप क्या बने, उसका आप भागीदार बने दोस्तों। तो इसी श्रृंखला के साथ मैं शुरू करूंगी और जिसके तहत सर्वप्रथम मैं भारतीय इतिहास को कराना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो पीसीएस में है 30 से 40 क्वेश्चन तो आना है और सारे क्वेश्चन यहीं से आते हैं। खास बात तो ये ध्यान देना है कि इसी घटना चक्र से क्वेश्चन आते हैं। कुछ बच्चे बहुत अच्छे कर जाते हैं और कुछ बच्चे इसी बुकलेट को पढ़कर वो अच्छा नहीं कर पाते हैं, तो कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं उनके अंदर। तो उन्हीं कमियों को मैं दूर करने का प्रयास करूंगी और आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको निश्चित ही फायदा होगा, ये मेरे दावा है। और एक चीज और कहना चाहूंगी कि ये चांद भी एक दिन ढल जाएगा, ये सूरज भी एक दिन बुझ जाएगा, तेरे आने न आने से क्या फायदा जब सावन बरस के निकल जाएगा। तो जो अभी घटना चक्र में जो ज्ञान रूपी जो बारिश है, उस बारिश से अपने लक्ष्य रूपी पौधे को आप सींचिए और निश्चित ही आपको मुकम्मल जहां होगी, ये मेरी कोशिश रहेगी और मैं आपके साथ लगी रहूंगी। तो चलिए आते हैं बिना देर किए हुए अपने मुख्य विषय वस्तु पर। दोस्तों, ये श्रृंखला जो है आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है। बस आप जुड़े रहिए और जुड़ेंगे तो निश्चित ही आपको इससे फायदा होगा और आप बहुत बेहतर स्थिति की तरफ अग्रसर हो पाएंगे। ये कई सब टॉपिक में पढ़ना होगा। मैं प्राचीन भारत से शुरुआत करूंगी और प्राचीन भारत से भी क्वेश्चन कम से कम 7 क्वेश्चन रहता है और एग्जाम में तो एक ही क्वेश्चन का इम्पोर्टेंस होता है। तो थोड़ा इसका नोट्स भी देख लिया जाए, क्योंकि नोट्स अगर हम कर लेंगे तो फिर हमारे लिए क्वेश्चन करना आसान हो जाता है। आइए, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आद ऐतिहासिक काल में लिपि के साक्ष्य तो है, किंतु उनके अपाठ्य दुर्बोध होने के कारण उनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। जब से लिखित विवरण मिलते हैं वह ऐतिहासिक काल है, जैसा कि आप लोग ना स्टोन एज के बारे में जानते हो। कहने का मतलब ये हुआ साथियों कि वह काल जिसको समझने के लिए लिखित साक्ष्य नहीं है, पूरा तात्विक साक्ष्यों पर ही निर्भर रहना पड़ता है, वो प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिक एज में आता है। दूसरा आद ऐतिहासिक काल जो है दोस्तों साथियों, तो इसको क्या कहते हैं, तो इसमें लिखित साक्ष्य तो है परंतु उसको अभी भी क्या किया गया है, पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे सिंधु स्क्रिप्ट आप ले सकते हो, तो ये आधे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है, क्योंकि सिंधु जो लिपि है उसको डिकोड नहीं किया जा सका है, नॉट रीडेबल है। तो ऐसे काल को क्या कहेंगे, आधे ऐतिहासिक यानी प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं और प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्ट्री के रूप में जाना जाता है। एग्जाम्पल यहाँ मैं आपको समझा दी, इसके तहत स्टोन एज आ जाएगा। और कौन स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज और न्यू स्टोन एज इसके तहत आएगा। मैं इसको कभी डिटेल्स में कराऊंगी जरूर, लेकिन अभी ये श्रृंखला चल रहा है तो मैं आपको संक्षिप्त में बताने का प्रयास कर रही हूँ। ऐतिहासिक काल साथियों उसे कहते हैं जिसको समझने के लिए हमारे पास पूर्णतः लिखित रूप से साक्ष्य उपलब्ध है और जो कि रीडेबल है, जिसको हम पढ़ सकते हैं। और इसके तहत क्या आता है, जो वैदिक काल से लेकर अद्यतन मतलब आज तक का जो समय है ये इसी काल के अंतर्गत आता है और इसे ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरिक एज के रूप में हम जानते हैं। ऐतिहासिक के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता,
आदि इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता या ताम्र सभ्यता, आहार जोड़वे आदि आती है, जबकि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास से ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। सर्वप्रथम 1863 में भारत में पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। पाषाण निर्मित भारत में पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान पाषाण निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है। ये कौन कौन है साथियों? तो ये है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पूरा पाषाण काल को भी 3 कालों में विभाजित किया जाता है। पूरा पाषाण काल, इसमें क्रोड उपकरण जैसे कि हस्त कुठार, खंडक एवं बिडारणी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वेरी इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि इसमें साथियों क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हस्त कुठार है किस काल के अंतर्गत आएगा। तो पूरा पाषाण काल, इसको ओल्ड स्टोन एज भी कहा जाता है। इसके जो मुख्य उपकरण है वो क्या है? हस्त कुठार है, खंडक है, बिदारणी है। और मध्य पूरा पाषाण काल साथियों, तो इसके अंतर्गत फलक उपकरण, फलकों की प्रधानता के कारण इसे फलक मध्य पूरा पाषाण काल के रूप में भी जाना जाता है। तथा उच्च पूरा पाषाण काल, यानी कि इसको हम न्यू स्टोन एज के रूप में भी जानते हैं। और इसमें जो है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हो तक्षणी एवं खुरचनी, यानी कि उपकरणों में धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसमें प्रौद्योगिकी विकास किया जा रहा था, उन्नत किस्म के उनका दिन प्रतिदिन विकास होते जा रहा था। तो इसलिए ये जो तक्षणी एवं खुरचनी जो आएंगे वो उच्च पूरा पाषाण या न्यू स्टोन एज या न्यूलिथिक एज के अंतर्गत आता है। सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, पंजाब 2 है वर्ल्ड में, एक क्या है पाकिस्तान में, एक इंडिया में है। तो जो पंजाब जो है पाकिस्तान में, तो ये सोहन नदी घाटी है, वहीं से चापर चौकी टेबुल संस्कृति ये औजार के नाम है, और उन्हीं के नाम पर ये उपकरण प्राप्त हुए हैं और उनके नाम पर इस संस्कृति का नाम रख दिया गया है। सर्वप्रथम मद्रास के समीप अतिरपक्कम में हैंडेक्स, आप पढ़े होंगे हैंडेक्स संस्कृति के उपकरण प्राप्त किए गए हैं। और इस संस्कृति जो है, इस संस्कृति के अन्य उपकरण क्या क्या है? क्लीवर है, उसके बाद स्क्रीपर है, भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण जो इंडियन जियोलॉजिकल सर्वे के जो वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूसफुट, इनका नाम बहुत बार आता है, क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। इन्हें भारतीय पुरातत्व विज्ञान का या विभाग तक क्या बोलते हैं, रॉबर्ट ब्रूसफुट को फादर कहा जाता है। ये भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। 1863 में क्या हुए, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मद्रास के पास पलवरम, वेरी इंपॉर्टेंट, कितना बार यहाँ से क्वेश्चन भी आया है, नामक स्थान से पहला हैंडेक्स, क्या, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हैंडेक्स प्राप्त किया था। उनके मित्र विलियम किंग ने अतिरपक्कम, क्या एक जगह है, अतिरपक्कम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले। वर्ष 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में कैम्ब्रिज अभियान दल ने सोहन घाटी, जो अभी बताई हूँ, कहा है वर्तमान जो पाकिस्तान के जो पंजाब है उसी रीजन में सोहन संस्कृति पाया गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किए बेलन घाटी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो जी.आर. शर्मा के निर्देशन में यहाँ पर क्या हुआ था, अनुसंधान किया गया और पूर्व पाषाण काल से संबंधित यह 44 पुरा स्थल प्राप्त हुए। उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के लोहदा नाला क्षेत्र से इस काल की अस्थि निर्मित, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेलन घाटी की एक जगह है लोहदा नाल क्षेत्र, इससे इस काल की अस्थि निर्मित मातृ देवी, किसकी पूछा जा सकता है, तो किसकी मूर्ति प्राप्त हुई है, मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली है, जो संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में क्या है, सुरक्षित है। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आते हैं इधर उपकरणों के निर्माण क्वार्टजाइट पत्थरों से किया गया है। किस पत्थर से किया गया है, क्वार्टजाइट पत्थर से। पूरा पाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतः प्राकृतिक था, यानी कि कहने का मतलब वो यावर जिंदगी जीते थे, परमानेंट सेटलमेंट लाइफ अभी नहीं वो स्थापित कर पाए थे, और उनका जीवन क्या था,
यायावरी संस्कृति पे आधारित थी। वे प्रधानतः शिकार पर निर्भर थे, राइट, ये बिल्कुल सही है। तथा उनका भोजन मांस अथवा कंदमूल हुआ करता था, यानी कि वो कहने का मतलब आग से मतलब फर्स्टली मतलब ये मैं बताना चाहूंगी कि फर्स्टली यूज जो फायर है इन नियोलिथिक एज बाई ह्यूमन, बट वो आग के बारे में जानते थे, मतलब आग का ये हो चुका था, बट यूज कब से किया गया था, न्यूलिथिक यानी नवपाषाण काल से हुआ था। तो इसलिए वो अग्नि के प्रयोग से अपरिचित रहे थे, लेकिन आग वो देखे जरूर थे, ठीक है, लेकिन प्रयोग करना नहीं जानते थे। तो अग्नि के प्रयोग से क्या थे, तो अपरिचित थे। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम मानव ने किस काल से अग्नि का प्रयोग करता है, तो नवपाषाण काल से करता है। कारण मतलब करता है, तो याद रखना, अगर पूछा पूरा पाषाण काल तो नहीं आंसर होगा, कब से करता है, तो नवपाषाण काल से करता है। वे कच्चा मांस खाते थे क्योंकि वो अग्नि का प्रयोग करना नहीं जानते थे, तो बिल्कुल सही है। इस युग का मानव शिकारी एवं खाद्य संग्रह हंट गैदरिंग लाइफ क्या करते थे, वो अपना व्यतीत करते थे। इस काल के मानव को पशुपालन तथा कृषि का ज्ञान नहीं था, ये भी नहीं है। इसका भी ज्ञान कब होगा साथियों, तो इसका भी ज्ञान कब होगा, नवपाषाण काल से होगा। पशुपालन का साक्ष्य मतलब पशुपालन का साक्ष्य तथा कृषि का ज्ञान नवपाषाण काल से आपको देखने को मिलने लगेगा व्यापक स्तर पर। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी जो सर्वप्रथम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसने दिया था, तो 1867-68 में हुई, जब आर्कीबोल्ड क्लाइव ने विंध्य क्षेत्र से शैलचित्र रॉक पेंटिंग खोज निकाले। मध्य पाषाण काल के जो भारत में इसका जो औजार प्राप्त हुआ है या सूक्ष्म पत्थर के बहुत छोटे औजार है, भारत में मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम कहाँ मिला है, तो मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त हुआ है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और गुजरात स्थित लंगनाज, ये भी पूछा जा सकता है कि लंगनाज भारत के किस राज्य में है, ठीक है, तो वेयर इज लंगनाज लोकेटेड, इंडियन स्टेट्स में पूछा जाएगा, आपको याद रखना है गुजरात में, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण पुरा स्थल है, याद रखना है। यहाँ से लघु पाषाणोपकरणों के अतिरिक्त पशुओं की हड्डियां, कब्रिस्तान तथा कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 14 मानव कंकाल भी मिले हैं। मध्य पाषाण कालीन महदादा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रतापगढ़ यूपी पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछा जा सकता है कि महदादा उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है, तो प्रतापगढ़ से है। हड्डी एवं सिंह निर्मित, याद रखना, हड्डी और सिंह निर्मित प्राप्त हुए। जी.आर. शर्मा ने महदादा जो है इसको क्या बोले हैं इसके बारे में कि 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है, जो झील क्षेत्र था, बुचड़खाना संकुल क्षेत्र था एवं कब्रिस्तान निवास में बांटा था। बुचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। डॉक्टर जयनारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श में महदादहा, सराय नहराय एवं दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण प्राप्त हुए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन दे दिया जाएगा, से बीपीएससी में ही पूछ देता है, ये ऑप्शन रहता है तो पूछ देगा कि निम्नलिखित किस जगहों से हड्डी निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो तीनों जगह से, महदहा से भी, सराय नहराय से भी और दमदमा, तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख है, और इसे आप विशेष रूप से याद रखना। दमदमा में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों में कुल 41 मानव समाधान क्या हुए हैं, ज्ञात हुए हैं। इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान है, मतलब युग में पुरुष के साथ साथ महिलाओं को दफनाया जाना, और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एवं 7 दफनाए हुए मिले हैं। शेष समाधानों में एक एक कंकाल मिले। इस प्रकार कुल 48 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, ठीक है। उसके बाद जो ये आपका है 1 मिनट, हाँ, सूक्ष्म कहा भारत में मध्य पाषाण, 1 मिनट, तो 48 कहा विंध्य क्षेत्र के लेखहिया शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। तो एक ये भी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा जगह इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ये विंध्य क्षेत्र के लेखहिया, ये किस क्षेत्र में, ये भी पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ स्टार दिया हुआ है, तो इन सभी
इन चीजों पे विशेष रूप से ध्यान। तो शिलाश्रय है संख्या 1 से मध्य पसाड़ी लघु पसाड़ उपकरणों का 17 मानव कंकाल। तो लेखैया से भी क्या मिला है? मानव कंकाल मिला हुआ है, जिनमें कुछ सुरक्षित हालात में तथा अधिकांश छत बिछत है, यानी कि उन मतलब नष्ट हो चुके हैं। अमेरिका के ऑरेगन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखैया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हो गया था साथियों। पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन व्यापक रूप से अगर पशुपालन व्यवस्थित रूप से अगर शुरुआत हुआ तो नवपाषाण काल से, लेकिन साक्ष्य तो मिलने लगा था पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में ही हो गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। पशुपालन के फिर बोल रहा है कि पशुपालन के जो साक्ष्य भारत में आदमगढ़ कहाँ है? ये मध्य प्रदेश होशंगाबाद में है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तथा बागोर जो है भीलवाड़ा राजस्थान में है, तो प्राप्त हुए। तो सबसे पूछा जा सकता है कि भारत में पशुपालन का सर्वप्रथम जो है वो कहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो होशंगाबाद से के आदमगढ़ और जो कि एमपी में है, तथा जो बागोर जो है ये राजस्थान में है, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट और राजस्थान से प्राप्त। इंपॉर्टेंट रखना। और मध्य पाषाण काल के मानव शिकार करके मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुओं का संग्रह करके पेट भरते थे। इससे क्या पता चला? यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यानी कि हंटर गैदरिंग। अभी वो खाद्य संग्राहक थे, शिकारी थे। कहने का मतलब अभी कृषि का क्या हुआ था? रेगुलर बेस्ड पे क्या हुआ था? अभी वो करना नहीं शुरू किए थे। कृषि एग्रीकल्चर बेस्ड लाइफ, जो उनका लाइफ स्टाइल जो स्टार्ट होगा वो नियोलिथिक एज से होगा, नवपाषाण काल से होगा। व्यवस्थित रूप से पशुपालन जब वो करना जानेंगे, परमानेंट सेटलमेंट जब होगा, एक जगह जब रहना सीख जाएंगे, यानी कि नवपाषाण काल से सारा चीज होगा। हाँ, एक चीज और आपको बता दूं जो अभी अभी पढ़ लिए हो, लेकिन पशुपालन का प्रारंभ या प्राथमिक जो साक्ष्य मिलेगा तो मध्य पाषाण काल से। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। और मछली पकड़कर, यानी कि उस समय वो थोड़ा उनकी जो फलक संस्कृति थी, छोटे छोटे हथियार बनाना पत्थरों के जान गए थे, तो मछली वगैरह पकड़ना उनके लिए क्या हो गया था? आसान हो गया था। ठीक है, तो ये था। आइए थोड़ा इसको भी पढ़े। उसके बाद रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका है एक जगह, तो प्रागैतिहासिक शैलचित्र यहाँ का उदाहरण है। भारत में सर्वाधिक 700 से अधिक शिलाश्रय ही प्राप्त हुए, जिसमें से 243 क्रमांक दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके। यूनेस्को ने भीमबेटका शैलचित्र को विश्व विरासत सूची में डाल दिया, बिल्कुल सही है। सर्वप्रथम खदानों का उत्पादन नवपाषाण काल में। देखिए उत्पादन, अभी भी मैं बता रही थी ना कि खदानों का तो नियोलिथिक एज नवपाषाण काल में हुआ, और इसी काल में गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पशुपालन का साक्ष्य मध्य पाषाण काल में मिल गया था, याद रखिएगा। और खदानों का उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ होता है, और सर्वप्रथम मानव ने इसी काल में क्या गेहूं की कृषि प्रारंभ की थी। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीपों में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में स्थित लहुरा देव है, और यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल क्या था? मेहरगढ़। यानी कि जब तक इस स्थल को नहीं खोजा गया था तब तक हम मेहरगढ़ को मानते थे, परंतु जब अब ऑप्शन के अनुसार अब जाना, अगर ऑप्शन में दोनों दिया रहेगा लहुरा देव, और ये पूछेगा कि कृषि का प्रथम कहाँ से, तो तब तो आप लहुरा देव पे टिक करना, अदरवाइज अगर नहीं रहेगा तो मेहरगढ़। पाकिस्तान के बलूचिस्तान रीजन में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से है, तो यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जो भी कहीं कहीं लिखा रहता है, तो सब कंफ्यूज मत होना। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल क्या है? कोल्डिहवा है, इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। 1 मिनट, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं आ रही हूँ। पाकिस्तान के जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहवा इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले। माना जाता है चीन के यांगसी नदी घाटी क्षेत्र में लगभग 7000 ईसा पूर्व चावल उगाया गया। मक्का लगभग 6000 ईसा पूर्व का प्रथम साक्ष्य मैक्सिको में पाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ से? मैक्सिको, तो इसे याद कर लेना। बाजरा इंपॉर्टेंट नॉट, लेकिन हाँ याद रखना तो ज्यादा चीन से। सुरगम नॉट इंपॉर्टेंट।
दक्षिण पूर्व एशिया में तथा ये छोड़ दो, मेहरगढ़ से पसार संस्कृति से लेकर, हाँ ये एक इम्पोर्टेंट है कि मेहरगढ़ से पसार संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्जहोम जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, गर्भवास के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं, अर्थात जमीन में गड्ढे खुदे हुए। इस पूरा स्थल की खोज 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। नॉट इम्पोर्टेंट। गोफर कलार कश्मीर में स्थित नवपसार काली का स्थल है और ये बुर्जहोम में ये भी नवपसार कालीन स्थल है, दोनों को याद रखना। और गोफर कलार का अर्थ होता है कुलाल अर्थात कुम्हार की गुहा, ठीक है। यहाँ के लोग कृषि एवं पशुपालन के कार्य करते थे। चिरांद जो है बिहार में है और ये सारण जिले में स्थित है। और यहाँ से क्या मिला हुआ है, तो यहाँ से नवपसार कालिक अवशेष प्राप्त हुए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या नवपसार कालिक अवशेष प्राप्त हुए। यहाँ से हड्डी के अनेक उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त उपकरण हिरण के सिंग से निर्मित है। नवपसार जो है आपका युगीन दक्षिण भारत में मृतक को दफनाने के स्थल के रूप में बृहद पसार यानी कि स्मारकों की क्या की पहचान की है। नवपसार कालीन पूरा स्थल को राख के टीलों कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकलू नामक स्थान से प्राप्त। पिकलीहल, उतनूर आदि स्थलों से भी राख के टीले मिली। राख के टीले नवपसार युगीन पशुपालक समुदाय के क्या है, शिविरों के जले हुए अवशेष है। आग का उपयोग नवपसार काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है, ठीक है। मतलब यूज करना कब सीखे, फर्स्टली यूज्ड फायर बाय ह्यूमन विच पीरियड, तो न्यूलिथिक एज मींस नवपसार काल, राइट। धातुओं से में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ, तो फर्स्टली यूज्ड मेटल्स बाय ह्यूमन इज क्या है, कॉपर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे याद रखना। और इस चरण में पत्थर एवं तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग जारी रहा। इसी कारण इसे ताम्रपाषाणी संस्कृति कैलकुलेटिव कल्चर कहा जाता है। ताम्रपाषाणी का अर्थ पत्थर एवं तांबे के प्रयोग की अवस्था, ठीक है। ताम्र मतलब तांबा, पाषाण मतलब पत्थर, मतलब जिस काल में पत्थर और तांबे के उपकरणों की प्रधानता रही उन्हें हम ताम्रपाषाणी संस्कृति के नाम से जानते हैं। भारत में ताम्रपाषाणी जो कल्चर है, बस्तियां है दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में पाई गई है। आपको कभी मतलब पूछ दिया जाएगा कि भारत में ताम्रपाषाणी युगीन स्थल कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो राजस्थान राइट, पश्चिमी मध्य राइट, पश्चिमी महाराष्ट्र में भी और दक्षिण पूर्वी भारत में तो पाया ही जाएगा, ठीक है। तो इधर का देखते हैं, हाँ जी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अनेक पूरा स्थलों की क्या की गई है, खुदाई हुई है। और यहाँ से आहड़, ये बालाथल, बागौर में पशुपालन का प्रथम शख्स, आदमगढ़ में अभी अब आप पढ़ चुके हो, उजियाना, गिलोंद, ये सभी राजस्थान में है। और यहाँ से क्या हुआ है, आपको मिला है क्या, ताम्रपाषाण संस्कृति अथवा स्थल। बनास घाटी में स्थित होने के कारण इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है। तो पूछा जा सकता है कि बनास संस्कृति का संबंध किससे है, तो ताम्रपाषाण संस्कृति से है। इसे याद रखना। क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है, उनका पूछने का अंदाज कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप कहीं से भी जवाब देने की अवस्था में रहोगे। आहड़ का प्राचीन नाम ताम्रवती था। क्या था, ताम्रवती था, अर्थात तांबा वाली जगह। गिलुंद, बलाथल, उजियाना में घरों को चारदीवारी से घेरा गया है। आहड़ के पास गिलुंद में मिट्टी की इमारत बनी है, किंतु कहीं कहीं पक्की ईंटें भी लगी है। गिलुंद तांबे के टुकड़े मिले हुए हैं। और आहड़ संस्कृति, इसका टाइम पीरियड आपको नहीं जरूरी है याद करना। लाल व काले लेप के मृदभांड बने, वहीं यहाँ पर लेप के ऊपर सफेद रंग की चित्रकारी की गई है। कृष्ण लोहित मृदभांड यानी काले मृदभांड परंपरा विशिष्ट रही है। पश्चिम भारत में मध्य प्रदेश, मालवा, कैथा, एरड़, नवदा टोली प्रमुख स्थल है। नवदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणी पूरा स्थल है। पूछा जा सकता है नवदा टोली कहाँ है, तो सबसे पहले हमको याद होना किससे, किस संस्कृति से संबंधित है, तो ताम्रपाषाण। कैथा संस्कृति किससे, तो ताम्रपाषाण याद रखना। मालवा संस्कृति ताम्रपाषाण, ये सभी का मालवा मध्य प्रदेश, कैथा मध्य प्रदेश, नवदा टोली मध्य प्रदेश, ठीक है। यहाँ मत भूल जाना आहड़ संस्कृति ये भी ताम्रपाषाण है, लेकिन कहाँ से ये है, तो ये राजस्थान से संबंधित है जगह। तो इसका उत्खनन HD संकालिया ने कराया था नवदा टोली का। यहाँ से मिट्टी, बांस एवं फूस के बने चौकोर एवं वृत्ताकार घर मिले हैं। यहाँ का मूल मृदभांड जो थे लाल काले रंग के
होता था, ठीक है, जिन पर ज्यामितीय आरेख क्या किया जाता था, खींच दिया जाता था। कहा था जो हड़प्पा संस्कृति की क्या है, कनिष्ठ समकालीन है, ठीक है। मृदभाट के कुछ पाक हड़प्पा मतलब हड़प्पा से पहले लक्षण दिखाई देते हैं, साथ ही इन पर हड़प्पाई प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है। इस संस्कृति की लगभग 14 बस्तियां मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुई है, जो अत्यंत छोटी है। मालवा संस्कृति मृदभांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन सी संस्कृति अपने मृदभांडों की कलाकृति, उत्कृष्टता, कौशल के लिए जानी जाती है? तो मालवा संस्कृति। मालवा कहाँ है? एमपी में। मध्य प्रदेश में कायथा और एरड़ की तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में इराम गांव की बस्तियां किलाबंद है, ठीक है। किला से इनको बंद किया गया है। पश्चिमी महाराष्ट्र के प्रमुख स्थल अहमदनगर जिले, जो जोरवे, ये सब नेवासा, दैमाबाद, ये सभी क्या है, महाराष्ट्र में है। चंदोली, सोनाम गांव, इलाम गांव प्रकाश में ये आते हैं। ये सभी स्थल किसके अंतर्गत आएंगे? जोरवे संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। ये 1400 से 700 ईसा पूर्व के बीच है। अब तक ज्ञात 2000 जोरवे स्थलों में गोदावरी का दैमाबाद सबसे बड़ा क्या है, जगह है। दैमाबाद याद रखना, ये जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ोगे तो इसका सिंधु घाटी सभ्यता का दैमाबाद क्या है, दक्षिणी विस्तार है। ये गोदावरी का दैमाबाद सबसे बड़ा है। यह लगभग 20 हेक्टेयर में फैला है, जिसमें लगभग 4000 लोग रह सकते थे। निवासा जोरवे संस्कृति का ही एक पार्ट है। ये पटसन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। टोटीला पात्र परंपरा जोरवे संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। महाराष्ट्र की ताम्रप्रसार कालीन संस्कृति जोरवे संस्कृति के नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। कायथा संस्कृति आएगा तो भूलना मत, एमपी, ठीक है। बनास संस्कृत राजस्थान, याद रखना, मैं बार बार बोल रही हूँ। और इमाम गांव का संबंध किस राज्य से आएगा, तो ये भी आपको क्या होना होगा, वाकिफ होना होगा इन सारी चीजों से आपको। तो कभी कभी स्थल भी पूछ लिया जाता है। आरंभिक ताम्रप्रसार अवस्था के इनाम गांव स्थल पर चूल्हे से सहित बड़े बड़े कच्ची मीट के मकान, गोलाकार गट वाला मकान मिले हैं। पश्चात की अवस्था मतलब 1300 से 1000 ईसा पूर्व में 5 कमरों वाला एक मकान मिले, नहीं पूछा जाएगा, जिसमें 4 कमरे आयताकार है और एक वृत्ताकार है। इनाम गांव से 130 से अधिक अनुसार 100 से अधिक और अनेक कोई कब्रें पाई गई है। यह बस्तियां किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। ऐसा सुरक्षा की दृष्टि से शायद किया जाता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन पे ही आ जाएंगे तुरंत। अब थोड़े अभी देख लेते हैं। यहाँ पंसारी लोग पश्चिमी छोर पर रहते हैं, जबकि सरदार प्राय केंद्र स्थल में रहता था। यहाँ से अन्नागार भी मिला। अन्नागार का मतलब ग्रेनरी, यानी अन्न रखने का जगह। पूर्वी भारत में जो तटवर्ती चिरांत के अलावा पश्चिमी के बंगाल के बर्धमान जिले के पांडुराज डीबी और बीरभूम जिले में महिषादल उल्लेखनीय ताम्रकालीन स्थल। याद रखना, महिषादल किस कालीन स्थल है, तो ये ताम्रकालीन स्थल है। कुछ अन्य पुरा स्थल जहाँ खुदाई हुए बिहार में सेनुआर, सोनपुर, ताराडीह तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश खेराडीह। ये सोनपुर जो है बिहार में ताम्र पाषाणकालीन, अभी चिरांद पढ़ाई थी, याद रखना, नव पाषाणकालीन स्थल है, इसे भूलना नहीं है, ठीक है। और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रहने वाला लोग टोटी वाले जलपात, गोड़ीदार तस्तरिया और गोड़ीदार कटोरे बनाते। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्य रहने वाले लोग ताम्र पाषाण युग के लोग मवेशी पालन और कृषि करते थे। वे गाय, भेड़, बकरी और भैंस रखते थे और हिरण का शिकार भी क्या करते थे, किया करते थे। यहाँ से ऊंट के अवशेष प्राप्त हुए। मुख्य अनाज गेहूं और चावल के अतिरिक्त बाजरे की भी खेती करते थे। ताम्रपाषाण युग के लोग शिल्प कर्म में निसंदेह बड़े दक्ष थे और पत्थर का काम भी अच्छा करते थे। वे कार्नेलियन, स्टाइटन और क्वार्ट्ज जैसे अच्छे पत्थरों के मनके या गुटिकाएं भी बनाते थे। वे लोग कताई और बुनाई जानते थे, क्योंकि मालवा में चरखे और तख्तियां क्या है, मालवा में चरखे और तकलियां भी मिली है। महाराष्ट्र में कपास, सन और श्यामल की रुई बने धागे भी मिले हैं। इलाम गांव में कुम्हार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी, चूना बनाने वाले और खिलौने की मिट्टी की मूर्ति, जिसे मिट्टी की मूर्ति को टेराकोटा कहा जाता था, बनाने वाले कारीगर भी दिखाई देते हैं। इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली, अभी भी आप पढ़े थे, जो पश्चिम एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमा के प्रतिरूप है।
मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली से बनी मिट्टी की वृषभ मूर्तिकाएं सूचित करती है कि वृषभ शान धार्मिक पथ का प्रतीक था। पश्चिमी महाराष्ट्र की चंदौली और नेवासा बस्तियों में कुछ बच्चों के गले में तांबे के मनके का हार पहनाकर उन्हें दफनाया गया है, जबकि अन्य बच्चों की कब्रों में सम्मान के तौर पर कुछ बर्तन मात्र है। महाराष्ट्र में पूर्व पश्चिम की दिशा में भारत में लगभग संपूर्ण समाधान जो है एक्सटेंडेड बरियल प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक समाधान था, फ्रैक्शनल बरियल चलता था। मतलब कहने की संपूर्ण समाधान के मतलब पूरी तरह से उनको क्या कर दिया जाता था, दफना दिया जाता था। और आंशिक समाधान का मतलब हुआ था कि जो डेड बॉडी को कुछ दिन तक जंगलों में रख दिया जाता था और उसके बाद जो मांस है, उनके डेड बॉडी है, जो पक्षी है, कुछ जानवर है, खाने के बाद कुछ जो अवशेष बचता था उसको फिर दफना दिया जाता था। सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई है। 424 तांबे के औजार एवं हथियार तथा 102 चांदी के पतले क्या है परते हैं। काथा के एक घर में तांबे के 28 कंगन, अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियां पाई। इसी स्थान में स्टाइट और कार्नेलियन जैसे कीमती पत्थर की गोलियों के हार पात्र में जमा पाए गए हैं। गणेश्वर एक स्थल है, प्रसारकालीन स्थल है राजस्थान में। खेतरी ताम्रपट्टी के सीकर झुंझुनू क्षेत्र के तांबे की समृद्ध खानों के निकट पड़ता है। दक्षिण भारत में ब्रह्मागिरी, पिकलीहल, संगम, कलू, मस्की, हलूर आदि से ताम्र पसार युगीन बस्तियों के साक्ष्य मिले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भी सभी ब्रह्मगिरी, पिकलीहल पूछा जा सकता है किस युग से इनका संबंध है, तो ताम्र पसार कालीन युग से, तो इसको याद जरूर एक दो बार पढ़ लेना। नाम मस्की, हलूर, ये सभी क्या है, ताम्र पसार कालीन स्थल है। बस्तियों का मतलब ये साक्ष्य है। दक्षिण भारत में कृषकों की अपेक्षा चरवाहा संस्कृति क्या थी, अधिक प्रचलित थी। क्वेश्चन पे सीधे आ जाते हैं यहाँ से। एक चीज और थोड़ा सा, भारत में सर्वप्रथम 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्वविद सर्वेक्षण के रूप में नियुक्त किया गया था। 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को सरकारों के एक विभाग के रूप में गठित किया गया। वर्ष 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर दिया गया और जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया था, जो वर्ष 1902 में जॉन मार्शल ने कार्यभार ग्रहण कर लिया। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि लॉर्ड कर्जन के समय में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में इसे क्या कर दिया, केंद्रीकृत। मतलब जो एसआई है हमारा इंडियन जो क्या है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ जो इंडिया है, को इसको केंद्रीकृत कब किया गया था। और तो लॉर्ड कर्जन के समय में, याद रखिएगा, वर्ष 1901 में भी है इम्पोर्टेंट। और इसका प्रथम महानिदेशक कौन है, तो जॉन मार्शल है। और आगे चलकर पढ़ेगा कि इन्हीं के निर्देशन में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा की खुदाई होगी। ठीक है, तो इसका प्रथम महानिदेशक किसे बनाया गया था, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कनिंघम भी आपको दिया रहेगा, वो नहीं रिवाइज रहेगा तो हो सकता है इन पे चला जाए, आप ठीक कर दो। बट अगर बार बार आप पढ़े रहोगे तो याद रखना कि प्रथम महानिदेशक कौन है भारतीय पुरातत्व विभाग के, तो जॉन मार्शल साहब जी है। और किनके शासनकाल में, तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। कब, तो 1901 में। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इनको महानिदेशक कब बनाया गया था, तो वर्ष 1902 में। भी इम्पोर्टेंट है एक पॉइंट आपके लिए, तो इसे अपना याद कर लेना। ठीक, रॉबर्ट ब्रसफूट क्या थे, अभी अभी बताया ही गया था कि ये भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे, ठीक है, और पूरा तत्व शास्त्री भी थे, सॉरी ये पूरा तत्वविद भी थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब भाई ऑप्शन, अब इसमें ए भी दोनों को एक्सेप्ट किया गया है, बट ज्यादातर ये पूरा तत्वविद इनको माना जाता है, तो इन बातों को आपको ध्यान रखना होगा। ठीक, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एक मिनट। तो दोनों सही है, बट हमें तो कोई एक ही चुनना था, तो इस पे मैं मतलब टिक करती और ये होना भी चाहिए। पढ़ लेते हैं। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रेसफुट जो है वो ब्रिटिश क्या थे, भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे से संबंध रॉबर्ट ब्रेसफुट ने 1863 में भारत में पसारकालीन बस्तियों को अन्वेषण की शुरुआत की। अतः स्पष्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए और बी दोनों ही हो सकता है, लेकिन कोई एक ही माना गया होगा। आयोग द्वारा क्या माना गया, आई डोंट नो।
कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युगीन का चित्र युगीन विभाजन किया गया था। किसके द्वारा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो थॉमसन ने किया था। थॉमसन ने किया था डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय। ये पूछा जाता है, क्वेश्चन याद रखना। से क्या हुआ था कि आयोग 1820 में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री पाषाण कांस्य और लौह, ठीक है, युग के त्रियुगीन विभाजन क्रिश्चियन जगरनेशन थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, अभी अभी जस्ट पढ़ाया ही गया है। मध्य पाषाण काल में कौन सा जगह है? तो ये क्या है? बागौर आप सुने होंगे और आदमगढ़ सुने होंगे। ये मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं और ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट एमपी तथा बागौर भीलवाड़ा राजस्थान में मिले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को याद रखना। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां से मिले वो स्थान है आदमगढ़, ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्तर से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो अभी अभी जस्ट पढ़ाई थी, महदहा से भी, सराय नहरराय से, तो इस संदर्भ में दोनों ही ऑप्शन करेक्ट थे। मध्य पाषाणकालीन महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है। बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, बुचड़खाना क्षेत्र, संकुल क्षेत्र, कब्रिस्तान क्षेत्र में बटा था। बुचड़खाना संकुल क्षेत्र से हड्डी एवं सिंह निर्मित मिला हुआ है उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए। सराय नहरराय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं, लेकिन व्यापक मात्रा में महदहा से मिला हुआ है। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? सराय नहरराय से, महदहा से भी व्यापक पैमाने पर महदहा से प्राप्त हुआ है और ऐसे में सराय नहरराय से। तो अगर आपको टिक करना होगा महदहा से, बट दोनों जगह से मिले हुए हैं। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हुए हैं? तो दमदमा से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो, दमदमा से भी, सराय नहरराय से, महदहा, तीनों जगह से हड्डी के हमें उपकरण मिले हैं, मानव कंकाल मिला हुआ है। लेकिन एक ही कब्र से, कह रहा है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? तो आपको याद रखना है दमदमा से। मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नहरराय, महदहा तथा दमदमा का उल्लेख हुआ है, ठीक है। दमदमा से लगातार 5 वर्षों तक किए गए खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए। इस समाधान में से 5 समाधान युग्म समाधान है और एक समाधान में 3 मानव कंकाल मिले हुए हैं। क्या? 3 मानव कंकाल मिले हुए हैं, ठीक। तो इस बात को याद रखना। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी कब? तो अभी बताई हूँ, नव पाषाण काल में। सेटलमेंट बस्तियां, यानी कि अब परमानेंट सेटलमेंट बस्तियां बनने लगी थी, अस्थायी निवासी बनने लगे थे और कृषि का शुरुआत भी हालांकि हो गया था, ठीक है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? तो नर्मदा घाटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में हथनौरा नामक एक जगह है, जो कि ये भी होशंगाबाद में पड़ता है, नामक स्थल से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया ने किया था 5 दिसंबर 1982 को, ठीक। आइए देखते हैं, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो इसमें नर्मदा घाटी, भारत की जब बात होगी तो नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। कितना बार बताया जा चुका है, तो ये नर्मदा घाटी टिक करना। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? तो जौ था, ठीक, जौ था। आधुनिक मानव जो है समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खदान अनाजों का उपयोग किया गया। जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सुरगम, राई एवं जई। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर क्या किया गया था? मानव ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ जो है बाजरे, जिसको बारले बोलते हैं, 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिम एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में
8000 ईसा पूर्व के आसपास से गेहूं भी उगाया जाने लगा। तो अगर ऑप्शन में जौ नहीं रहेगा, गेहूं रहेगा तो उसको टिक करना है। ऐसे मानव द्वारा प्रयोग में लाया गया प्रथम क्या है, अगर पूछा जाए तो आप बताना, जौ अनाज। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए तो अब लहुरा देव मेहरगढ़ नहीं मानेंगे, क्योंकि 7000 ईसा पूर्व, ये 9000 ईसा पूर्व के आसपास का है, तो 9000 ईसा पूर्व जो टाइम पीरियड हुआ है ज्यादा हुआ है। ठीक है, तो पहले इसको मान लेते थे, लेकिन अभी हम इसको क्या मानेंगे, भारतीय महाद्वीप में अगर पूछेगा तो आप इसे क्या मानोगे, लहुरा देव से मतलब हम इसका आंसर करेंगे। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में स्थित क्या है, अब लहुरा देव यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डीहवा इलाहाबाद जिले में बेलन घाटी के तट पर स्थित है। तो चावल का पूछेगा तो कोल्डीहवा बताना है। और भारत में कृषि का प्रथम भारतीय महाद्वीप में पूछेगा और ऑप्शन में आपको दिया रहेगा लहुरा देव दिया रहेगा, तो इसे टिक करना, राइट। अगर मान लेते हैं कि मेहरगढ़ रहे और लहुरा देव न रहे तब आपको ये टिक करना है, लेकिन फर्स्ट आपको इसको प्रेफर करना है, इस बात को आप जरूर ध्यान रखना। तो ये था, और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि यहाँ पर लहुरा देव नहीं है, तो अब मेहरगढ़ पे क्या करोगे, इजीली टिक कर देना। ठीक है, तो इसमें आप मेहरगढ़ पे टिक करना है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है, तो मेहरगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेहरगढ़ यहाँ पर भी आंसर हो जाएगा। नवपाषाण युग जिन स्थल तक युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण मिले हैं, तो मेहरगढ़ से, राइट। इसके बाद इधर आते हैं, भारत में पशुपालन में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से, फिर से वही आंसर मेहरगढ़ से। उसके बाद उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, तो मेहरगढ़ से मिले हैं, क्योंकि कृषि का प्रथम अस्थायी साक्ष्य यहीं से मिला है, तो अस्थायी जीवन का भी साक्ष्य यहीं से मिलेगा। दिए गए विकल्पों में प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण बलूचिस्तान क्षेत्र में है, ये कच्ची मैदान में स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रमाणिक तिथि 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व है, 7000 ईसा पूर्व है। जबकि कीली गुल मोहम्मद एवं कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि क्या है, 4000 ईसा पूर्व से 35000, यानी कुछ से पहले का है। बीसी मतलब पहले का, माना बिफोर क्राइस्ट, मान लेते हैं कि ये 0 है। ठीक है, ये 0 है, तो इसके पहले वाला बीसी कहलाएगा, और यहाँ से बाद, तो ठीक है, पहले वाले जैसे 900, फिर 700, 800, 900 जैसे हुआ, फिर 800, 700, तो जो यहाँ पहले जो होगा उसको ज्यादा मानेंगे। ठीक है, तो ये इससे ज्यादा समय कहलाएगा इसकी अपेक्षा। ठीक, आइए जी, निम्नलिखित में से किन स्थानों में मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले, अभी अभी बताया ही गया है, तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको कोई दिक्कत तो आनी ही नहीं चाहिए। बागौर में आदमगढ़ रहेगा, तो भी बागौर कहाँ है, तो राजस्थान में। ये कैसा जगह है, तो मध्यपाषाण कालीन जगह है, पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, स्टोन एज को आप बांट के पढ़ोगे ना, तो पहले पूरा पसार काल, मध्य पसार काल, फिर नौ पसार काल आता है, तो उसी स्टोन एज का एक पार्ट है मध्य पसार काल, तो वहीं से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त। लेकिन कोई पूछेगा, अच्छा बताइए कि परमानेंट जो ये है पशुपालन कब से शुरू किया, तब नौ पसार, लेकिन साक्ष्य के रूप में पूछेगा तो आप वही बताओगे, आदमगढ़, ठीक है, जो कि होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, और बागौर जो कि क्या है, राजस्थान में है, तो भीलवाड़ा क्षेत्र में है, मतलब भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। तो इस बात को ध्यान रखना, ऑप्शन के अनुसार आपको चलना होगा। निम्नलिखित में से किसको चलकोलिथिक युग भी, चलकोलिथिक मतलब क्या है, ताम्र पसार, तो ताम्र पसार इसी का इंग्लिश फॉर्मेट है ये, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका ताम्र पसार। ठीक है, तो
कितना आसान है सब कुछ आपके लिए, बस एक बार ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। आइए जी, आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आहड़वासी तंबा गलाना यंत्र, राइट। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं, जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां क्या की गई है, उकेरी गई। अभी ये तो मैं बताई थी कि बिल्कुल यहाँ से काले लाल रंग के और ज्यामितीय आकृतियां भी उकेरी गई है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। और आहड़वासी देखो, आहड़वासी तांबा, तो बिल्कुल आहड़ जब तांबा, इसीलिए तो आहड़ संस्कृति, ताम्रवती संस्कृति है आहड़वासी, बिल्कुल। और कहाँ है आहड़? तो राजस्थान में, इस बात को भी याद रखना। ये कभी पूछा भी जा सकता है कि ये कहाँ है, तो ये राजस्थान में है, ठीक है। एक मिनट, हाँ जी, एक मिनट, सॉरी। तो आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, बिल्कुल जानते। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, परिचित थे, बिल्कुल थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, बिल्कुल था। तो 3 भी सही हो गया, लेकिन ये सही नहीं माना जाएगा क्योंकि परिचित है, तो इसलिए इसको हम कट कर देंगे। तो ये तो जब नहीं होगा, तो जब ये नहीं होगा तो 2 जहां जहां काट देंगे, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। ये भी ऑप्शन नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं। और दूसरा हम जानते हैं कि आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, जो कि इस ऑप्शन में है नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं। ये आप क्या करना, डिलीट प्रोसेस से करोगे तो सारा क्वेश्चन करेक्ट निकलेगा, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो गया, सही हो गया, राइट। अब आते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। आहड़ दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित एक प्रमुख ताम्र पसाड़ी संस्कृति का स्थल है। आहड़ संस्कृति के लोग मूलतः कृषक एवं पशुपालक थे। गेहूं जौ तथा चावल से परिचित थे, वेरी इंपोर्टेंट, गेहूं से भी परिचित थे, जौ से भी तथा चावल से भी परिचित थे। आहड़ का एक अन्य नाम ताम्रवती, ये पूछा जा सकता है, मतलब ऑनलाइन क्वेश्चन फॉर्मेट में तांबा वाला स्थान भी मिला है, जिससे सूचित होता है कि यहाँ तांबा बहुतायत में उपलब्ध था। यहाँ के निवासी तांबे को गलाकर मनचाही वस्तुएं तैयार करते थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख क्या था, साधन था। और यहाँ से काले रंग के क्या था, काले रंग के मृदभांड भी मिले हैं, जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई है। इस प्रकार विकल्प ए सही है। तो विकल्प में आप डिलीट प्रोसेस को अपनाकर आप बहुत सारे क्वेश्चन सही कर सकते हो। निम्न में से किसी पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। अभी मैं जब डिटेल्स करा रही थी, नोट्स करा रही थी, तो मेहरगढ़ मतलब हड़प्पा के पहले की संस्कृति, मतलब जब हड़प्पा सभ्यता का मतलब डेवलपमेंट नहीं हुआ था, उससे पहले भी यहाँ क्या था, मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान पाकिस्तान के रीजन में है, तो हड़प्पा कालीन साक्ष्य वहां पर मौजूद था। तो वही पूछ रहा है कि एक पूरा स्थल है जो प्राचीन स्थल है, पाषाण संस्कृति मतलब स्टोन एज से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो यही है क्या, मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में इम्पोर्टेंट है। और भारतीयों में जब तक लोहरा देव से नहीं प्राप्त हो गया था, नहीं पता चल गया था कि यहाँ से कृषि की प्रथम साक्ष्य, तब तक किसी को माना जाता था। तो नवदा टोली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो HD संकालिया ने किया था। नवदा टोली क्या है, तो एक ताम्र पसाड़ कालीन स्थल है, इसके बारे में भी चर्चा की थी। और ये कहाँ है, 10th में है। और HD संकालिया महोदय द्वारा इस स्थल की क्या की गई थी, विस्तृत खनन करवाया गया था। और ये ताम्र पसाड़ी ग्राम स्थल है, वेरी वेरी सबसे बड़ा ताम्र पसाड़ कालीन ग्रामीण स्थल के रूप में अगर कोई जाना जाता है तो नवदा टोली है, ठीक है। ये जी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। और उसके बाद इधर आ जाओ, इधर भी क्वेश्चन है, इधर देख लेते हैं। तो नवदा टोली किस राज्य में स्थित है, आपके लिए कुछ नहीं करा दिया गया, मध्य प्रदेश में है। और बृहद पसाड़ स्मारकों की पहचान कहाँ से की गई है, तो मृतकों को दफनाने की इसको स्थल के रूप में इसे जाना जाता था। और नवपसाड़ युग में दक्षिण भारत में जो शवों को दफनाने की जो प्रचलन था, समाधियों को दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को विशाल पसाड़ खंडों में निर्मित बृहद पसाड़ मेगालिथिक के नाम से भी जाना जाता है, कहीं कहीं मेगालिथिक भी दे देगा, ठीक है।
या बृहत पाषाण न देकर, तो आप कंफ्यूज मत करना, ठीक है। मेगालिथिक, मेगा मतलब बड़ा, लिथिक मतलब पत्थर, इसी को बृहत मतलब यहाँ बड़ा, पाषाण मतलब बड़े बड़े पत्थरों के स्मारक के रूप में इनको क्या किया जाता था, उसमें इनको दफनाया जाता था। इनके विभिन्न प्रकार है, जैसे शिष्ट, समाधि, पीठ, सर्किल, कैनर, सर्किल, डोलमेन, ये सब नहीं पूछेगा, ठीक है। राख का टीला निम्नलिखित में से किस नौपाड़िक स्थल से, नवपाषाण कालीन स्थल से संबंधित आपको पता ही होगा, संगनकलू, ठीक है। संगनकलू कर्नाटक में एक जगह है, तो वहीं से मैसूर के पास बेलारी जनपद में स्थित संगनकलू नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सबसे पहले जानो कि भीमबेटका एक प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है, और ये कहाँ से, तो गुफाओं के शैल चित्र में, और ये क्या है, यूनेस्को में भी शामिल है। यूनेस्को के विश्व विरासत जो धरोहर की सूची जो लिस्ट है, उसमें क्या है, यूनेस्को शामिल है। भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ क्या है, उदाहरण है, और क्या है, जिसमें कई तरह के चित्र, अद्भुत पेंटिंग आपको देखने को मिलेगा। हाथी, सांभर, ये सभी क्या है, चित्रकारी आपको देखने को मिल जाएगा। और 700 शरण स्थलियों की पहचान की जा चुकी है, जिसमें से 133 में क्या है, चित्र बनाया जा चुका है। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, फिर से वही भीमबेटका आंसर टिक करोगे आप, क्या भीमबेटका पर आप टिक कर दोगे, और आ जाओ थोड़ा यहाँ देख लेते हैं। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो आपको पता ही है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, ये एमपी में रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। भारत में किस शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र, वही भीमबेटका से आएगा। ये क्या है, प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है, याद रखना। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्व मैं पहली बार भीमबेटका की गुफा को देखा था, बीएस वाकंकर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। वीआर वाकंकर ने देखा था, इसे याद करना, रिपीट होने की गुंजाइश है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका का प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ, इसकी खोज वर्ष 1957 में बीएस वाकंकर ने की थी, और यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्र को विश्व विरासत सूची में शामिल किया। भीमबेटका को किसने खोजा था, तो भीमबेटका को किसने खोजा था, तो डॉक्टर विष्णुधर वाकांकर, इसी को भी इस वाकांकर के नाम से भी जानते हैं। गैरिक मृदभांड पात्र जो है, वो गैरिक मृदभांड पात्र जो है, वो का नामकरण हुआ था, कहाँ से हुआ था, तो हस्तिनापुर से। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये डिटेल्स में पढ़ोगे, घटना चक्र के सीरीज के बाद भी एक क्लास आएगी, उसमें पूरा डिटेल से हिस्ट्री में कराऊंगी। गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गेरू वर्णी, मतलब गेरुए रंग से वर्ण, इसी को गैरिक मृदभांड संस्कृति बी के नाम से ओसीपी कहा गया। बीबी लाल ने वर्ष 1951 में हस्तिनापुर में सर्वप्रथम गैरिक मृदभांड प्राप्त किया था, और वही इसका नामकरण हुआ। ताम्र काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरफ रखकर दफनाते थे, तो उत्तर से दक्षिण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन भी यहाँ से किया गया है, तो उत्तर और दक्षिण की तरफ। तो महाराष्ट्र की ताम्र पाषाण कालीन, जिसको जोरवे संस्कृति के नाम से जानते हैं, ये भी पूछा जा सकता है कि जोरवे संस्कृति का संबंध निम्नलिखित में से किन स्थलों से है, तो महाराष्ट्र याद रखना। ये जोरवे जो संस्कृति है ताम्रकालीन स्थल है, जैसे नेवासा, देमाबाद, कुर्देचली, नामगांव आदि पूरा स्थलों में घरों से क्या मृतकों को अस्थि कलश में रखकर, क्या अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण की दिशा में उनको घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कब्र में मिट्टी की हंडिया और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है, तो बुर्जहोम। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग सबको आता ही होगा। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्जहोम से नवपाषाण स्थल मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुए हैं। गर्तावास जो गड्ढों वाले घर भी यहाँ के प्रमुख विषय। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते के दफन है, वही रिपीट क्वेश्चन। तो देख सकते हैं घटना चक्र की कितना इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन अगेन एंड अगेन रिपीट होता है। जरूरत है आपको पूरे धैर्य से जुड़े रहने की, तो एक दिन जरूर आएगा कि मतलब आप बहुत ही मतलब अच्छे स्थिति में रहोगे। तो जो भी बताया जा रहा है उसको आप बस देखते चलो। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये भी बुर्जहोम से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। बुर्जहोम जम्मू कश्मीर। उसके बाद निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। बुर्जहोम कहा किसके लिए फेमस है, चंद्रकेतुगढ़ और गणेश्वर। इसे
ये कह रहा है निम्नलिखित में विचार कीजिए, ऐतिहासिक स्थान है और ख्याति के कारण है। तो बुर्जहोम के शैल चित्र के लिए शैलकृत देव मंदिर नहीं, देव मंदिर यहाँ नहीं मिले हैं। उसके बाद चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला के लिए बिल्कुल सही है आपका। पश्चिम बंगाल में एक जगह था तो वहां से था ये टेराकोटा कला। और गणेश्वर अभी ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति अभी राजस्थान में गणेश्वर, तो ये मैं बताई हूँ। तो दोनों सही है, लेकिन बुर्जहोम के शैलकृत देव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है नहीं, ये तो वहां पर मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया था। और क्या था, ये गर्भवास के लिए था, न कि शैलकृत देव मंदिर। तो ऑप्शन तो ये इसी तरह कट हो गया, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन तो यहाँ पर तो जैसे ही एक है तो ये तो ऐसे ही नहीं हुआ, ये भी दिख गया। केवल 3 होगा नहीं, क्योंकि चंद्रकेतुगढ़ तो था ही करेक्ट, तो इसलिए 2-3 हो गया। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन सही करने का प्रयास करना चाहिए। तो बुर्जहोम नामक नौपाषाण कालिक स्थल जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश जो कि अब हो गया है, तो इसका पूरा स्थल की खोज 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। केवी पीटरसन के नाम से याद रखना, जो क्रिकेटर है। तो टेरा एवं पीटरसन ने की थी, और इस पूरा स्थल में गर्तावास, जैसा कि अभी बताई, कि साक्ष्यों की प्राप्ति हुई। चंद्रकेतुगढ़ जो है वो पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित एक प्रमुख क्या है, ऐतिहासिक पुरातात्विक पूरा स्थल है, जो घाघरी नदी के तट पर अवस्थित है। वहां से ऐतिहासिक काल के टेराकोटा कला के कई उदाहरण प्राप्त हुए हैं, जो तत्कालीन शिल्प कौशल की एक असामान्य विशेषता प्रदर्शित करता है। गणेश्वर राजस्थान में प्राप्त स्थित एक प्रमुख ताम्र पसाड़ी का स्थल है। गणेश्वर क्या है, ताम्र पसाड़ कालीन स्थल है, जो कि राजस्थान में है। और इस पूरा स्थल की खोज राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर जो रतन चंद्र अग्रवाल जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, इस बात को भी आप याद रखना, और उसके बाद इस अनुसार आप क्वेश्चन कर लोगे। आइए जी, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिला है? तो लेखहिया से। अभी अभी मैं बता रही हूँ कि लेखहिया सबसे तो पहले यही पूछ देगा कि किस क्षेत्र में, तो लेखहिया विंध्य क्षेत्र में है। और यहाँ से क्या हुआ है, सर्वाधिक क्या हुआ है, कितने भाई, तो 17 मानव कंकाल प्राप्त हुआ है। ठीक है, कितने मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, तो 17 मानव कंकाल आपको यहाँ से प्राप्त हो जाते हैं। तो आइए, डॉक्टर जिन पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखहिया शिलाश्रय से एक से मध्य पसाड़ी लघु पसाड़ उपकरण का 17 मानव कंकाल भी जिनमें से कुछ सुरक्षित हाल में है तथा अधिकांशतः क्या हो गए हैं, क्वेश्चन क्या था कि विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, तो लेखहिया। लेखहिया कहाँ है, तो विंध्य क्षेत्र में। आते हैं, थोड़ा देख लेने, ये देखते हैं नीचे दिए कथन दिए गए, एक को अभिकथन, ठीक है, तथा दूसरे को रीजन, मतलब कारण बोला गया है, इसको स्टेटमेंट बोला गया है। विंध्य क्षेत्र के पसाड़ युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। ठीक है, अब देखिए, जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। तो क्या आंसर होगा, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। अब देखिए, कह रहा है पहला आपका क्या है, स्टेटमेंट है कि विंध्य क्षेत्र के पसाड़ युगीन लोगों ने नूतन भूतल, यानी कि नवपसाड़ काल में के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया, प्रवास किया। ठीक है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ी रही थी काफी, तो वो किए हैं। दूसरी बात है कि फिर जब कर जाने के बाद रीजन क्या कह रहा है कि यहाँ जो एक जलवायु जो था, यहाँ जो जलवायु, एक मिनट, जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था, राइट। शुष्कता का चरण था, इसलिए यहाँ पर आए, क्योंकि उच्च क्षेत्रों में अत्यंत क्या थी, ठंडी थी। तो दोनों व्याख्या भी कर रहा है, तो इसलिए ए और आर दोनों सही है, आर की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये वाला ऑप्शन हो गया। बी आर शर्मा ने सराय नहर कहाँ है, यूपी में, अभी भी बताई थी। यहाँ से भी क्या है, हड्डियों के नरकंकाल औजार प्राप्त हुए हैं। महदहा से भी हुए, इस बात को याद रखिएगा, वो भी क्या है, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन वहां से सर्वाधिक प्राप्त हुए हैं। खुदाई के बाद यहाँ अवधारणा दी गई, क्या दी अवधारणा कि, एक मिनट, हाँ, की बात यहाँ अवधारणा दी गई, नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया था। ठीक है, मतलब माइग्रेट हो गए थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संकलन
कार्यालय तो किसका है? तो संस्कृति मंत्रालय का है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है संस्कृति मंत्रालय के अधीन क्या है? एक विभाग है, ठीक है, एक विभाग है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अभी अभी अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय को भारतीय पुरातत्व को विभाग के क्या है? इनको जनक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। बंगाल इंजीनियरिंग के साथ साथ काम करने के लिए तैनात किया गया। एक मिनट, किया गया था। इन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। अब भारत के प्रथम महानिदेशक कौन थे पुरातत्व के? तो जॉन मार्शल। किसके काल में? तो लॉर्ड कर्जन के काल में, ठीक है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भोपाल में, ठीक है। और राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया, भोपाल में स्थित है और ये भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वायत्त शासित संघ, ऑटोनोमस बॉडी है, राइट। अब तो ये था आपका क्या हिस्टोरी से संबंधित प्रागैतिहासिकता से संबंधित क्वेश्चन थे जो कि करा दिया गया है। और नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी मिलती हूँ आपसे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।